ये कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, परिवार, समुदाय या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि इस कहानी का किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई समानता हो तो वो केवल एक संयोग मात्र है। ये कहानी केवल मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है, ताकि माता पिता के सम्मान और मानवीय मूल्यों का महत्व समझाया जा सके। कृपया इस वीडियो को गलत दृष्टिकोण से ना देखें और इसे किसी की वास्तविक जिंदगी से ना जोड़ें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी चैनल लायरा इनसाइट में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी एक रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी होने वाली है, इसलिए कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। रात की ओस अब भी पेड़ों की पत्तियों पर मोतियों की तरह चमक रही थी। आंगन में तुलसी के गमले के पास धीरे धीरे धूप उतर आई थी, लेकिन उस धूप में भी सर्दी की हल्की सी कंपकंपी बाकी थी। हवा में इतनी नमी थी कि सांस लेते ही ठंड जैसे सीधे भीतर उतर जाती हो। घर के अंदर से बर्तनों की हल्की खनक और रसोई से उबलती चाय की खुशबू पूरे माहौल को जीवंत बना रही थी। सरला जी ने अपनी शॉल ठीक से ओढ़ी, हाथ में पानी का एक छोटा लोटा लिया और तुलसी को जल चढ़ाया। आंखें बंद करके वे धीरे धीरे कोई मंत्र जप रही थी। उनके चेहरे पर गहरी शांति और संतोष झलक रहा था, मानो रोज का यही साधारण कर्म उन्हें जीने की शक्ति देता हो। इसी बीच उनका बेटा सौरभ वहां आ गया। उसके हाथ में अखबार था और ठंड से बचने के लिए उसने गले में गरम मफलर लपेट रखा था। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, माँ देखो, आज फिर अखबार में वही अजीब अजीब खबरें छपी हैं। लगता है दुनिया कितनी बदल गई है। सरला जी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। तभी नीतू चाय की ट्रे लेकर रसोई से बाहर आई। वो तेज तेज चल रही थी, मानो सारे काम जल्दी जल्दी निपटा देना चाहती हो। ट्रे मेज पर रखते हुए उसने अपनी सास की ओर देखकर कहा, माँ जी, पहले ये गरम गरम चाय पी लीजिए। अखबार तो सौरभ जी पूरा दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन सुबह की शुरुआत तो अच्छी होनी चाहिए। नीतू के शब्दों में मिठास थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी जल्दी भी झलक रही थी, जैसे वो चाहती हो कि सब जल्दी चाय पी लें ताकि वो दूसरे कामों में लग सके। इसी दौरान उनकी पड़ोसन अनिता जी भी वहां आ पहुंची। उन्हें आदत थी कि सुबह की पूजा के बाद जब तक आस पड़ोस के 2-4 घरों में हालचाल न पूछ लें, उनका दिन शुरू ही नहीं होता था। जब तक अनिता जी ये जान न लें कि आखिर चल क्या रहा है, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। अनिता ने सरला जी को चाय पीते देखा और हंसते हंसते बोली, वाह भाभी, आप तो सच में बहुत नसीब वाली हैं। बेटा और बहू दोनों आपका कितना ध्यान रखते हैं। जरा हमारी भी सुनिए। हमारे घर में तो बहू को ये तक याद नहीं रहता कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले क्या मांगती हूँ। सरला जी हल्के से मुस्कुराईं, उनके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। उन्होंने नीतू की ओर देखते हुए कहा, मेरी बहू सच में बहुत समझदार है, छोटी बड़ी हर बात का ध्यान रखती है। नीतू ने सिर झुका लिया, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। बिना कुछ कहे वो वापस रसोई की ओर चली गई। वो सुबह का दृश्य इतना सुंदर और सुकून भरा था कि कोई भी कह सकता था, ये एक खुशहाल घर है, जहां माँ, बेटा और बहू प्यार और सम्मान के साथ रहते हैं। लेकिन अक्सर जो चीज़ बाहर से चमकती दिखाई देती है, उसके भीतर कई गहरे रहस्य छिपे होते हैं। शाम का धीमा अंधेरा पूरे घर में फैल चुका था। खिड़की से आती हल्की हवा के कारण पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। बाहर गली में बच्चों के खेलने और बड़ों की बातचीत की आवाज़ें आ रही थी। घर के अंदर दिए जैसी पीली रोशनी फैली हुई थी। सरला जी अपने कमरे में पलंग पर बैठी थी। सामने मेज पर एक छोटा सा लैंप जल रहा था और पास ही उनका चश्मे का केस रखा हुआ था। उनके हाथ में एक डायरी थी, जिसमें वो कुछ लिखने में मग्न थे, शायद दिन भर की घटनाएं या फिर अपने मन की बातें। तभी धीरे से दरवाज़ा खुला। उनका बेटा सौरभ अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, माँ, आप अभी तक लिख ही रही हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया कीजिए। सौरभ की बात सुनकर सरला जी ने चश्मा उतारकर डायरी पर रख दिया और मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटे, यही लिखना तो मेरा असली आराम है, और लिख लेने के बाद मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है। सौरभ पलंग के पास आकर बैठ गया और प्रेम से सौरभ बोला, माँ, आप इस डायरी में आखिर ऐसा क्या लिखती रहती हैं? सरला जी मुस्कुराकर बोली, बस दिल की कुछ बातें हैं बेटा, लिख लेने के बाद मन हल्का हो जाता है। ये बातें सबको बताने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, जब मैं नहीं रहूंगी तब यही मेरी सबसे बड़ी याद बनेगी। सौरभ थोड़ा भावुक हो गया और बोला, माँ, ऐसी बातें मत किया करो, मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ ही रहें। सरला जी ने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे पगले, माँ बेटे का रिश्ता तो सांसों से भी गहरा होता है, तो जहाँ भी रहेगा मैं तेरे साथ ही रहूंगी। सौरभ ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ।
आप ही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नीतू कमरे में आई। उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी थी। वो अपने पति की ओर देखकर बोली, अगर बातें खत्म हो गई हो तो चलिए, चाय और पकौड़े तैयार हैं। सौरभ ने सामने देखा और थोड़ी झेप के साथ मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार, माफ कर देना, मैं माँ से चाय के लिए कहना ही भूल गया। तुम जाओ, हम अभी आते हैं। नीतू के जाने के बाद सरला जी ने मुस्कुराकर सौरभ की ओर देखा और कहा, सौरभ, तू भी ना। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही सौरभ बोल पड़ा, माँ, क्या करूं, आपसे बात करते करते सब कुछ भूल जाता हूं। ये सुनकर सरला जी बोली, चल अब ज्यादा बातें मत बना, जल्दी चल, नहीं तो नीतू को बुरा लग जाएगा। सौरभ ने सिर हिलाया और दोनों हंसते हंसते कमरे से बाहर आ गए। ड्राइंग रूम में पहुंचकर सरला जी सोफे पर बैठी गरम गरम पकौड़े खाए और मुस्कुरा कर बोली, बहू, सच में पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बने हैं, मजा आ गया। सौरभ भी हंसते हुए बोला, हाँ माँ, आज तो स्वाद कुछ अलग ही है। नीतू मुस्कुरा कर बोली, बस बस, अब ज्यादा तारीफ मत कीजिए, आप दोनों खुश रहें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। रात के 9 बज चुके थे। खाना खाने के बाद नीतू रसोई साफ कर रही थी और सरला जी ड्राइंग रूम में टीवी पर समाचार देख रही थी। तभी सौरभ माँ के पास सोफे पर बैठते हुए बोला, माँ, आप हर समय समाचार ही क्यों देखती रहती हैं? इतनी अच्छी अच्छी सीरियल भी आती हैं। सरला जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, सीरियल में देखने को ही क्या होता है, वही पुराने झगड़े और लड़ाइयाँ। उससे अच्छा है जानना कि दुनिया में क्या चल रहा है। वैसे भी औरतों को बाहरी दुनिया की खबर होनी ही चाहिए। नीतू भी वहीं आकर बैठ गई और बोली, माँ जी, आप जैसी समझदार और अच्छी सोच सबके पास नहीं होती। माँ जी, आपने सिर्फ इस घर को ही नहीं, हम दोनों को भी संभाल लिया है। सरला जी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उन्होंने स्नेह से कहा, बेटी, तेरे जैसी संस्कारी बहू मिलना तो सच में मेरा सौभाग्य है। तभी सौरभ ने माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, आपने पूरी जिंदगी हमारे लिए किया, अब हमारी बारी है कि हम आपके हर सपने को पूरा करें। सरला जी मुस्कुरा दी। उनके मन में बस यही विचार चल रहा था, मेरा बेटा और बहू मुझसे कितना प्रेम करते हैं, भगवान ने मुझे कितने अच्छे बच्चे दिए हैं। उस रात तीनों साथ बैठकर खूब हंसे, बातें की, मजाक किया। मित्रों, क्या ये परिवार सच में उतना ही खुश है जितना बाहर से दिखाई देता है, या फिर इस हंसी के पीछे कोई और ही कहानी छुपी हुई है? रात के 11 बज चुके थे। पूरा घर शांत था। घर के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस घड़ी की टिक टिक और कभी कभी बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। सरला जी अपने कमरे में सुकून से सो रही थी। ड्राइंग रूम की लाइटें बंद थीं। सौरभ पलंग पर लेटा हुआ था, लेकिन आंखें बंद करने के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में नीतू की बातें बार बार गूंज रही थी। हमें अपना भविष्य देखना है। अगर माँ हमेशा साथ रहेंगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और वहीं नीतू की, उसके चेहरे पर शांति थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। वो धीरे से बोली, सौरभ, तुम क्या सोच रहे थे? सौरभ ने करवट बदलकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल भी थे और थकान भी। उसने नीतू से पूछा, किस बारे में? नीतू ने भी करवट बदली। होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आवाज में गंभीरता। जो मैंने कहा था उसी के बारे में। अब समय हाथ से निकलता जा रहा है, हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा। सौरभ कुछ देर चुप रहा। उसकी नजर छत पर टिकी हुई थी। मन में माँ का चेहरा उभर आया, वही माँ जिसने उसे बड़ा किया, अपने हर सुख दुख को पीछे रखकर सिर्फ उसकी परवरिश की। लेकिन साथ ही नीतू की बातें भी उसके कानों में गूंज रही थी। नीतू फिर धीमे स्वर में बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए माँ बहुत जरूरी है, मेरे लिए भी वे आदरणीय हैं। लेकिन सौरभ, अगर हम हमेशा इसी जिम्मेदारी में बंधे रहेंगे तो हमारे सपने कब पूरे होंगे? कमरा बाहर से प्यार भरा लगता था, लेकिन भीतर एक गहरी खामोशी पसरी हुई थी। सौरभ ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें भारी हो गईं। माँ का अपार प्रेम और पत्नी की जिद, इन दोनों के बीच उसका मन उलझता जा रहा था। नीतू ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और दृढ़ता से बोली, तुम बस मेरा साथ दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सौरभ ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बस गहरी सांस ली और तकिए पर सिर रख दिया। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। बाहर हवा खिड़की से टकरा रही थी और उस टकराहट के साथ उस शांति को और भी गहरा कर रही थी। उस रात की खामोशी में ऐसा फैसला छुपा था जो आने वाले दिनों में इस घर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल देने वाला था। क्या ये शांति बेटे के दिल की कमजोरी थी या पत्नी की चाल की जीत? सुबह की धूप खिड़की से कमरे में फैल रही थी। आंगन में रखे गमलों की मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी।
सरला जी हमेशा की तरह पौधों को पानी दे रही थी। हर पत्ते को इतने प्यार से छू रही थी मानो किसी बच्चे को लाड कर रही हूं। तभी पीछे से सौरभ धीरे धीरे आया और उनके पास खड़ा होकर बोला, माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है। सरला जी ने पानी का लोटा नीचे रखा और मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। कह बेटा, क्या बात है? सौरभ एक पल चुप रहा, मानो शब्द ढूंढ रहा हो। फिर धीमे स्वर में बोला, माँ, मेरा दोस्त राजेश है। उसकी पत्नी को किसी भी समय बच्चा हो सकता है। उसकी माँ भी नहीं है, इसलिए उसे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं सोच रहा था अगर आप कुछ दिनों के लिए वहां रहकर उन्हें सहारा दे दें। ये सुनते ही सरला जी ठिठक गईं। हैरानी से बोली, मैं? सौरभ ने उनका हाथ थाम लिया। हाँ माँ। उसी समय पीछे से नीतू धीरे धीरे चलती हुई आई। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। वो मुस्कुराकर बोली, माँ जी, अगर आप वहां जाएंगी तो उन्हें बहुत बड़ा सहारा मिलेगा, और वैसे भी दूसरों की मदद करना तो आपका स्वभाव ही है। सरला जी ने उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ बहू, मुझे भी ऐसा ही लगा। अगर मेरे जाने से किसी का भला होता है तो क्यों न जाऊं। नीतू ने चाय कप में डालते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं अभी आपके लिए जरूरी सामान पैक कर देती हूँ, और यहाँ की जरा भी चिंता मत करना। सौरभ ने राहत की सांस ली। माँ को मनाना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन नीतू की 2 बातों ने सब कुछ सरल कर दिया। सरला जी ने चाय का कप उठाते हुए बेटे बहू की ओर देखा। उनकी आंखों में अपनापन और भरोसा साफ छलक रहा था। हवा में एक अजीब सी शांति घुल गई थी। बाहर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, लेकिन घर के भीतर ये बातचीत किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। अगले दिन सुबह सरला जी अपने कमरे में अलमारी खोलकर कपड़े निकाल रही थीं और बैग में रख रही थीं। नीतू पास ही खड़ी थी, हमेशा की तरह मदद करने का दिखावा करते हुए। माँ जी, ज्यादा सामान मत लेना, बस जरूरत भर का ही। वहाँ राजेश भाई के घर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सरला जी हंसी। हाँ बहू, मैं भी यही सोच रही हूँ। बस 2-3 साड़ियाँ और ज़रूरी दवाइयाँ, बाकी तो वहाँ मिल ही जाएगा। तभी सौरभ कमरे में आया। माँ, मैंने राजेश से बात कर ली है। वो बहुत खुश है कि आप वहाँ जा रही हैं। कह रहा था आपकी मौजूदगी से उसकी पत्नी को बहुत हिम्मत मिलेगी। सरला जी ने आशीर्वाद देते हुए बेटे के सिर पर हाथ फेरा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। अच्छा किया कि किसी की मदद करने का सोचा। दोपहर तक घर में सामान पैक करने की आवाज़ें आने लगी। पड़ोसी भी पूछने आने लगे, अरे बहन, कहाँ जाने की तैयारी है? नीतू ने बहुत सहजता से जवाब दिया। अरे कुछ खास नहीं, नीतू ने सहजता से कहा। सौरभ के दोस्त की पत्नी को बच्चा होने वाला है। उनके अपने घरवाले बाहर रहते हैं, वहाँ कोई अपना नहीं है, तो माँ जी कुछ दिनों के लिए उनकी मदद करने जा रही हैं। आज रात की ट्रेन है, कल सुबह तक दिल्ली पहुँच जाएंगी। इतना सुनकर पड़ोसन अनीता जी ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा बहन, तो फिर कब वापस आएंगी? सरला जी कुछ बोलती उससे पहले ही नीतू जल्दी से बोल पड़ी, अरे ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगेगा। बच्चा हो जाने तक माँ जी वहीं रहेंगी, फिर आराम से लौट आएंगी। सरला जी ने चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन उनके मन में एक सवाल उठ चुका था। पूरा 1 महीना? मैंने तो सोचा था बस कुछ दिनों की ही बात होगी। पर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उदयपुर से दिल्ली तक की ये यात्रा उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाली है। रात के लगभग 9:30 बजे उदयपुर स्टेशन पर काफी भीड़ थी। ट्रेन ने लंबी सीटी बजाई और प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। सौरभ ने माँ की छोटी सी बैग अपने कंधे पर रखी और धीरे धीरे भीड़ में रास्ता बनाते हुए डिब्बे तक पहुंचा। नीतू भी साथ थी। दोनों ने बहुत प्यार से माँ को खिड़की वाली सीट पर बिठाया। माँ, आराम से रहना, सौरभ ने भरोसा दिलाते हुए कहा। दिल्ली पहुंचते ही राजेश भाई आपको लेने आ जाएंगे। वहाँ किसी बात की चिंता मत करना। नीतू मुस्कुराई। हाँ माँ जी, और रोज फोन पर हमारी बातें होती रहेंगी। सरला जी की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे का हाथ जोर से पकड़ लिया और धीमे स्वर में बोली, बेटा, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आएगी। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सौरभ ने तुरंत माँ का हाथ थाम लिया और बच्चे की तरह समझाते हुए बोला, माँ, ये तो बस कुछ दिनों की ही बात है। वहाँ सच में किसी अपने की जरूरत है। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपको कभी न भेजता। आप जानती हैं मैं आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। सरला जी ने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है बेटा, और सुन, अब मैं घर में नहीं रहूंगी तो तू अपना और बहू का अच्छे से ध्यान रखना। बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना, समझा? सौरभ हंस पड़ा। माँ, आप चिंता मत करो, आपकी बहू मेरा पूरा ध्यान रखेगी। नीतू ने झुककर माँ के पैर छुए और धीरे से बोली, माँ जी, अब आप यहाँ की चिंता छोड़ दीजिए। आप बस वहाँ शांति से रहिए।
उसी ट्रेन ने फिर से लंबी सीटी बजाई। सरला जी ने खिड़की से बाहर देखा, बेटा बहू प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। उनके चेहरों पर प्यार और गर्व साफ छलक रहा था। धीरे धीरे ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से हाथ हिलाते हुए सरला जी की आंखें भीग गई थीं। उन्हें क्या पता था कि ये सफ़र उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। पूरी रात ट्रेन पटरियों पर खड़खड़ाती हुई दौड़ती रही। खिड़की से बाहर देखते हुए सरला जी की आंखें बार बार भर आती। कभी बेटे का बचपन याद आता तो कभी बहू की हंसी। थकान के कारण आखिरकार उन्हें नींद आ गई। सुबह की ठंडी हवा और गाड़ियों के शोर से उनकी आंख खुली। घोषणा हुई, अगला स्टेशन दिल्ली सराय रोहिल्ला। सरला जी ने अपनी साड़ी ठीक की, बैग उठाया और खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़, चाय वालों की आवाज़ें और दौड़ते हुए मुसाफिर, सब कुछ उन्हें बिल्कुल नया लग रहा था। ट्रेन रुकते ही सरला जी धीरे धीरे नीचे उतरी। तभी सामने से करीब 35 साल का एक आदमी आगे आया। सादे कपड़े, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में आदर। उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते माँ जी, आप ही सरला जी है ना? मैं राजेश हूँ, सौरभ का दोस्त। सरला जी ने तुरंत सिर हिलाया। चेहरे पर थोड़ी राहत आ गई। हाँ बेटा, मैं ही हूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गए, नहीं तो इस बड़े शहर में मैं बहुत घबरा जाती। राजेश ने तुरंत उनका बैग ले लिया और आदर से बोला, माँ जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ आप मेरी माँ की तरह रहेंगी। चलो गाड़ी बाहर खड़ी है। गाड़ी में बैठते ही सरला जी के मन को थोड़ी शांति मिली। कितना संस्कारी लड़का है, उन्होंने मन ही मन सोचा। मुझे माँ कहकर बुला रहा है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही मुस्कुराता चेहरा उनकी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई बनने वाला है। सराय रोहिल्ला स्टेशन से बाहर निकलते ही दिल्ली की भीड़भाड़ सामने आ गई। रिक्शों की घंटियां, ऑटो वालों की आवाजें, हर तरफ शोर। राजेश ने बैग संभालते हुए कहा, माँ जी, जरा ध्यान से चलिए, दिल्ली की रफ्तार बहुत तेज है। गाड़ी में बैठते ही सड़कों की भागदौड़ शुरू हो गई। लाल बत्ती पर खड़ी गाड़ियां, हॉर्न की आवाजें और लोगों की भीड़, सब कुछ सरला जी के लिए नया था। मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन साथ ही ये तसल्ली भी कि बेटे का दोस्त इतना ध्यान रख रहा है। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी करोल बाग की एक गली में रुकी। 2 मंजिला मकान था। बाहर गमलों में लगे फूल और तुलसी का पौधा देखकर सरला जी को बहुत अच्छा लगा। राजेश ने डोरबेल बजाई। अंदर से एक महिला बाहर आई। उम्र करीब 30-31 साल, सादे सलवार कुर्ते में। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उत्सुकता। राजेश ने परिचय कराते हुए कहा, माँ जी, ये मेरी पत्नी शालू है। शालू ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गईं। आप आ गईं, अब मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। शालू ने थके हुए स्वर में कहा। इस हालत में सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। सरला जी भावुक हो उठीं। उन्होंने शालू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटी, मैं आ गई हूँ। राजेश ने एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ जी, ये आपका कमरा है। ऊपर का हिस्सा हमने किराए पर दे रखा है, इसलिए आपके लिए नीचे का कमरा खाली करवाया है। वैसे भी आपको यहाँ आसानी रहेगी। सरला जी ने सिर हिलाकर हामी भरी। कमरे में एक पुराना पलंग था और एक अलमारी थी। दीवारों पर थोड़ी नमी साफ दिखाई दे रही थी। कमरा देखकर उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर उन्होंने मन ही मन सोचा, मुझे यहाँ हमेशा थोड़े ही रहना है। शालू ने कुर्सी की ओर इशारा किया। माँ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। थकी हुई सरला जी कुर्सी पर बैठ गईं। चेहरे पर शांति थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये शांति सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है। उन्होंने अपने कपड़े अलमारी में रखे और खिड़की से बाहर देखा। करोल बाग की गलियों की आवाज़ कमरे तक आ रही थी। थकान के कारण वे पलंग पर लेट गईं और थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। यात्रा की थकान अभी उतरी भी नहीं थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। शालू ट्रे लेकर कमरे में आई। माँ जी, ये लीजिए चाय और बिस्कुट। थोड़ी देर में राजेश बाहर से छोले भटूरे ले आएगा। सरला जी ने हैरानी से कहा, अरे बेटी, बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी, घर में सब कुछ है, हम बना लेते। इतना सुनते ही पीछे से राजेश कमरे में आया और बोला, नहीं माँ जी, असल में शालू की तबीयत ठीक नहीं रहती। 8वां महीना चल रहा है, डॉक्टर ने ज्यादा आराम करने को कहा है, इसलिए मैं आजकल बाहर से ही खाना ले आता हूँ। ये सुनकर सरला जी का दिल भर आया। उन्होंने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और ममता भरे स्वर में बोली, राजेश, अब बाहर से कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूं ना, अब से रसोई मैं खुद संभालूंगी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, और शालू बस आराम करे। उनके शब्दों में सच्ची ममता और अपनापन था। राजेश ने चुपके से शालू की ओर देखा, जैसे इशारों में कह रहा हो, देखा मेरा प्लान कितना कामयाब रहा। शालू ने भी हल्की मुस्कान से जवाब दिया, लेकिन उस मुस्कान का मतलब सरला जी समझ नहीं पाई। दूसरी ओर नीतू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। आंखों में चमक और चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए वो सौरभ से बोली, सौरभ, मैंने सच में नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। अब अगर माँ का कमरा किराए पर दे देंगे तो कितना फायदा होगा, सोचो जरा। हर महीने कितना अच्छा किराया मिलेगा और अब हमें कोई टोकने वाला भी नहीं रहेगा।
सौरभ गहरे सोच में पड़ गया। उसके मन से एक आवाज उठी, क्या मैंने जो किया वो सही था? उसके चेहरे की चिंता नीतू से छुपी नहीं रही, लेकिन उसने तुरंत मीठी बातों से उसे समझाना शुरू कर दिया। इतना मत सोचो, हमें भी अपनी जिंदगी बनानी है, अपने सपने पूरे करने हैं। और वैसे भी माँ वहाँ आराम से है, अब तो हम जब चाहें दोस्तों को बुलाकर पार्टी भी कर सकते हैं। नीतू की मीठी बातें और सपनों का लालच धीरे धीरे सौरभ के मन की आवाज को दबा रहा था। अपराध बोध मीठे शब्दों के पीछे छुपता चला गया और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर वो बोला, एक काम करना, कल से बैंक से थोड़े पैसे निकाल लाना, कई दिनों से हमने मस्ती नहीं की। एक तरफ सौरभ और नीतू अपनी जिंदगी में मस्त थे और दूसरी तरफ उनकी माँ सरला जी राजेश के घर नौकरानी की तरह काम कर रही थीं। अगली सुबह 9 बजे का समय था। सरला जी रसोई में तवे पर गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। शालू अब भी बिस्तर पर आराम कर रही थी। पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। तभी राजेश अंदर आया और मुस्कुराकर शालू से मुस्कुराकर बोला, देखा, मैंने कहा था ना, अगर ये यहाँ आ गई तो तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो बिल्कुल चिंता मत कर। शालू ने करवट बदलते हुए कहा, सच में तुम बिल्कुल सही कहते थे। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई नया जीवन आ गया हो। डॉक्टर भी कह रहे थे कि मुझे आराम चाहिए, वरना मैं सब कैसे संभालती। राजेश धीरे से उसके पास झुका। आज तो हमारा प्लान था, अब सब कुछ अपने आप हो रहा है। थोड़ी देर बाद बोला, चलो नीचे चलकर नाश्ता करते हैं, मुझे ऑफिस भी जाना है। जैसे ही दोनों नीचे आए, सरला जी रसोई से ट्रे लेकर बाहर आईं। ट्रे में गरम पराठे, अचार और गरम चाय थी। ट्रे मेज पर रखते हुए बोली, आओ बेटा राजेश, गरम गरम नाश्ता कर लो। और शालू बेटी, जरा चक्कर बताना नमक मिर्च ठीक है या नहीं। पराठे का कौर मुंह में रखते ही शालू मुस्कुराकर बोली, माँ जी, आपने तो कमाल कर दिया। इतने दिनों बाद घर में असली खाने का स्वाद आया है। मेरी तबीयत की वजह से मैं तो रसोई में ढंग से जा भी नहीं पाती थी। राजेश ने भी सिर हिलाकर कहा, सच कहूँ माँ जी, आप आ गई तो हमें बहुत शांति मिल गई। अब लगता है कि घर में कोई अपना है जो सब संभाल लेगा। सरला जी के चेहरे पर संतोष की चमक आ गई। उन्हें लगा ये दोनों मुझसे कितना प्यार से बात करते हैं, बिल्कुल मेरे बेटे बहू जैसे। लेकिन वो अभी भी सच्चाई से अनजान थीं। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। सुबह सुबह सरला जी रसोई संभालती, दिन में शालू को फल काट कर देती और रात में राजेश के लिए गर्म खाना बनाती। शालू हर बार मीठे स्वर में कहती, माँ जी, आप हैं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। राजेश भी हमेशा उनका आदर करता। सरला जी को लगने लगा कि उन्होंने सही फैसला लिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मीठे शब्दों और प्यार के पीछे कुछ और ही चल रहा था। दोपहर का समय था। रसोई से मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सरला जी चुपचाप आटा गूंथ रही थी कि ड्राइंग रूम से राजेश और शालू की धीमी धीमी बातें उनके कानों में पड़ी। तभी राजेश का फोन बज उठा। उसने तुरंत फोन उठाया और हंसते हुए बोला, हाँ सौरभ, सब ठीक है, तुम्हारी माँ अभी रसोई में खाना बना रही हैं, अगर तुम कहो तो बात करवा दूं। शालू ने राजेश की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, क्या जरूरत है। सौरभ मना ही करने वाला था कि तभी रसोई से आटे लगे हाथों के साथ सरला जी दौड़ती हुई बाहर आ गईं। उन्होंने झट से फोन लिया और कांपती आवाज में बोली, सौरभ बेटा, कैसा है तू, और नीतू कैसी है? माँ की आवाज सुनते ही सौरभ की आंखें नम हो गईं। वो धीमे से बोला, सब ठीक है माँ, आप कैसी हैं? सरला जी ने अपने आंसू छिपाते हुए चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर कहा, तेरी माँ को क्या होगा बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी आलू के पराठे बना रही थी। सरला जी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक फोन कट गया। हेलो हेलो, वो बार बार बोलती रहीं। तभी राजेश ने उनके हाथ से फोन छीन लिया और ठंडे स्वर में बोला, माँ जी, फोन कट गया है और अगली बार फोन उठाने से पहले हाथ धो लिया कीजिए, पूरा फोन गंदा कर दिया। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। शालू ने स्थिति संभालने की कोशिश की। वो संकोच के साथ सरला जी के पास आई और बोली, माँ जी, बुरा मत मानिएगा, राजेश अपने फ़ोन को मुझे भी छूने नहीं देते, उनकी आदत ही ऐसी है, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। सरला जी ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। नहीं बेटी, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है, मैं समझती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल एक अनजानी पीड़ा से भर गया था। इतनी मुश्किल से बेटे से बात हुई थी और वो भी अधूरी रह गई। बेटे से बात ना कर पाने की तड़प और राजेश का इतनी छोटी बात पर गुस्सा, ये सब सरला जी को अंदर से खाए जा रहा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अब तो रोज नई नई बातों पर राजेश और शालू सरला जी के साथ ऐसा व्यवहार करने लगे थे जैसे वो कोई नौकरानी हो। सरला जी को समझ नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, जबकि वो तो सिर्फ मदद करने आई थी। कई दिन बीत गए, लेकिन सौरभ से उनकी कोई बात नहीं हो पाई।
जब भी वो शालू या राजेश से कहती कि बेटे से बात करवा दो, वे कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते। इतना ही नहीं, वे उन्हें घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे। अब वो घर सरला जो के लिए घर नहीं बल्कि पिंजरा बन गया था। जो जगह वो अनजाने में अपने बेटे बहू के कहने पर आई थी, वही जगह अब उनके लिए जेल बनती जा रही थी। शालू की डिलीवरी में अभी 20 दिन बाकी थे। एक दिन जब शालू आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, तब सरला जी आईं और बोली, शालू बेटी, मैंने सारे काम कर दिए हैं और खाना भी बना दिया है, तुम खा लेना। और हाँ, आज मैं अपने घर जाकर कल वापस आ जाऊंगी। ये सुनते ही शालू चौंक गई, उसकी आंखें फैल गई। वो बोली, क्या? क्यों? घर क्यों जाना है आपको? सरला जी ने शांत और धीमे स्वर में जवाब दिया, अरे बेटी, बहुत दिन हो गए, मैं अपने घर नहीं गई, कहीं बाहर भी नहीं निकली। बेटे को देख लूंगी तो थोड़ा सुकून मिलेगा। खाने की चिंता मत करना, सब व्यवस्था कर दी है। ये सुनते ही शालू घबरा गई और जोर से बोली, नहीं नहीं, आप घर नहीं जा सकती। राजेश, राजेश। शालू की आवाज़ सुनकर राजेश ऊपर से नीचे आया और बोला, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? शालू बोली, राजेश, माँ जी घर जाने की बात कर रही हैं। राजेश तुरंत सीढ़ियों से उतर आया और बोला, माँ जी, आप घर नहीं जा सकती। ये सुनकर सरला जी सन्न रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने घर क्यों नहीं जा सकती? राजेश ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। अरे माँ जी, मेरा मतलब है, शालू की डिलीवरी की तारीख बहुत नज़दीक है, कभी भी अस्पताल जाना पड़ सकता है। अगर आप चली गईं तो हम सब कैसे संभालेंगे? सरला जी ने तुरंत कहा, अरे मैं आज जाऊंगी तो कल लौट आऊंगी, बस एक दिन की ही तो बात है। राजेश घबराए स्वर में बोला, माँ जी, अगर आज रात ही शालू को अस्पताल ले जाना पड़ा तो मैं अकेले कैसे संभालूंगा? आपका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, कृपया रुक जाइए। सरला जी आगे कुछ नहीं बोल पाईं। वो उदास चेहरे के साथ चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उनके जाते ही राजेश और शालू ने राहत की सांस ली। आज तो बच गए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। उस रात पूरी रात सरला जी उदासी के साथ बिस्तर पर पड़ी रहीं। आंखों में नींद नहीं थी और मन चिंता से भरा हुआ था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब सरला जी का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो अपने बेटे सौरभ और नीतू से मिलने के लिए तड़प रही थीं। एक दिन रात के 10 बजे थे। वो उठी और शालू राजेश के कमरे की ओर चल पड़ी। उन्होंने तय कर लिया था कि इस बार साफ साफ कह देंगी, मैं कल घर जा रही हूँ। धीरे धीरे चलते हुए सोच में डूबी हुई जब वो कमरे के पास पहुंची तो उन्हें आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि शालू और राजेश की थी। दोनों किसी बात पर जोर जोर से झगड़ रहे थे। सरला जी वहीं रुक गईं। उन्हें साफ सुनाई दे रहा था कि वे दोनों उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तभी सरला जी ने कुछ ऐसा सुन लिया कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों से आंसू बहने लगे और दिल कांप उठा। वो कांपते कदमों से वापस लौटी और तेजी से अपने कमरे में चली गईं। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस रात बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और घर के एक छोटे से कमरे में एक माँ बिस्तर पर लेटे सिसक रही थी। उनके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे जो थोड़ी देर पहले शालू ने कहे थे। और पैसे क्यों मांग रहा है? सौरभ ने 2 लाख तो दिए हैं ना, माँ जी के लिए पूरे 2 लाख दिए हैं। राजेश गुस्से में बोला, अब हम कुछ नहीं कर सकते, पुलिस के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि हमने खुद गैर कानूनी तरीके से सरला जी का सौदा किया है। पता नहीं मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी कि मैं ऐसे आदमी की बातों में आ गया जो अपनी माँ को भी बेच सकता है। कितना नीच आदमी होगा। ये शब्द उनके कानों में लगातार गूंजते रहे। अब उन्हें सब समझ में आ गया था। जिस बेटे से मिलने के लिए वो इतनी तड़प रही थी, उसी बेटे ने उन्हें कब का बेच दिया था। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस माँ ने अपने बेटे को जन्म देने और पालने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अगर वही बेटा थोड़े से पैसों के लिए अपनी माँ का सौदा कर दे तो उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी। सरला जी के मन में तूफान मचा हुआ था। मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है? क्या मैं अब कभी अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगी? ये सवाल उन्हें अंदर से तोड़ रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंसू बहकर तकिए में समा रहे थे। बाहर गरजते बादल और तेज बारिश देखकर ऐसा लग रहा था मानो भगवान भी एक माँ की ऐसी हालत देखकर रो रहे हों। रोते रोते कब उनकी आंख लग गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। अगली सुबह ठीक 7 बजे सरला जी के कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। राजेश चिल्ला रहा था, माँ जी उठिए। सरला जी ने घबराकर दरवाजा खोला। सामने शालू दर्द से चीख रही थी। उसे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। सरला जी बोली, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तभी राजेश घबराई हुई आवाज में बोला,
माँ जी, आप घर का ध्यान रखना, मैं शालू को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। इतना कहते ही 2 वार्ड बॉय आए और शालू को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले गए। सरला जी कुछ कह पाती उससे पहले ही राजेश भी उनके पीछे पीछे एम्बुलेंस में बैठकर चला गया। अब पूरा घर सरला जी के लिए खाली और सूना हो गया था। रात के आंसू अभी भी उनके चेहरे पर सूखे हुए थे। वो धीमे कदमों से वॉशरूम की ओर गईं, फिर तैयार होकर अपने लिए नाश्ता बनाया। लेकिन पता नहीं क्यों आज सरला जी बहुत ज्यादा शांत थीं। रात में बेटे और बहू की सच्चाई जानने के बाद वो जितना रोई थीं, अब उतनी ही स्थिर और कठोर हो गई थीं। मानो आंसुओं के साथ उनका सारा प्यार और लगाव भी बह गया हो। जिन आंखों में हमेशा सबके लिए ममता और प्रेम भरा रहता था, आज वही आंखें कठोर हो चुकी थीं। जैसे उन्होंने मन ही मन तय कर लिया हो कि अब उन्हें क्या करना है। घड़ी में लगभग 12 बज रहे थे। सरला जी आराम से सोफे पर बैठी गहरे विचारों में डूबी हुई थी। तभी घर का लैंडलाइन फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया। उधर से राजेश की आवाज आई, माँ जी, सब ठीक है, हम आज अस्पताल में ही रुकेंगे, आप अपना ध्यान रखिए। सरला जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, ठीक है बेटा, अपना और शालू का ध्यान रखना, और फोन रख दिया। लेकिन उसी पल उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो तुरंत उठी और अपना सामान पैक करने लगी। फिर थोड़ी देर रुकी, एक चिट्ठी लिखी और टेबल पर रख दी। उसके बाद घर से बाहर निकली, एक रिक्शा पकड़ा और कहीं चली गई। कहाँ गई ये सिर्फ सरला जी ही जानती थीं। आखिर सरला जी क्या करने वाली थीं और अब सौरभ और नीतू को कौन सा सबक मिलने वाला था? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। अगले दिन शाम के 5:30 बज चुके थे, लेकिन सरला जी का अब तक कोई पता नहीं था। दूसरी ओर नीतू और सौरभ घर में आराम से पार्टी कर रहे थे। नीतू हंसते हुए बोली, देखा सौरभ, मैंने कहा था ना, अब असली मजा आ रहा है। माँ के सामने हम बाहर का खाना कहाँ खा पाते थे, अब तो रोज बाहर से मंगवा सकते हैं। ले, तू भी खा। उसकी बात सुनकर सौरभ हंसा और बोला, सही कहा, तू तो हमेशा सही ही कहती है। अब देखना, हमारे ऐश के दिन शुरू हो गए हैं। नीतू खुशी से बोली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नीतू और सौरभ ने एक दूसरे की तरफ देखा। सौरभ कुछ कह पाता उससे पहले ही नीतू बोली, रुको, मैं देखती हूँ इस समय कौन आ गया, तब तक मेरे लिए एक ड्रिंक बना देना। हाँ, बर्फ जरूर डालना। सौरभ हंसते हुए बोला, पहले जाकर देख तो लो दरवाजे पर कौन है, और हाँ, अगर पड़ोस वाली आंटी हो तो कह देना कि माँ घर पर नहीं है। नीतू ने उसे देखते हुए कहा, मुझे सब पता है क्या कहना है, और ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने अपनी मौसी सास वंदना जी को देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी सांसें थम सी गईं। घबराकर बोली, मासी जी, आप इस समय? वंदना जी ने दरवाजे को धक्का देकर अंदर आते हुए कहा, दिख नहीं रहा क्या? हाथ में बैग है फिर भी आंखें फाड़कर खड़ी है। अरे इतनी भी समझ नहीं कि थोड़ी मदद कर दे? नीतू मौसी की तरफ देखती ही रह गई। उसके हाथ से बैग लेते हुए नीतू बोली, मासी जी, ये तो बहुत भारी है। वंदना जी तुरंत बोली, अरे ले जा, तू अभी जवान है, अभी से अगर भारी भारी कहने लगे जी तो आगे क्या होगा, चल अंदर रख। घर के अंदर आते ही उन्होंने हॉल पर नजर डाली और बोली, वाह भाई वाह, यहाँ तो पार्टी चल रही है, और वो भी अकेले अकेले। नीतू भारी बैग घसीटते हुए हॉल में लाई और बोली, मासी जी, आप इतना सारा सामान क्यों लाई हैं? वंदना जी ठसक से बोली, क्यों लाई हूँ मतलब? अरे रहने आई हूँ, क्या मैं अपनी बहन के घर रहने भी नहीं आ सकती? ये सुनते ही नीतू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय सौरभ भी सामने आ गया। वो बोला, मासी जी, आप इस समय? वंदना जी हंसते हुए बोली, अरे भाई, तुम दोनों मुझे देखकर ऐसे चौंक गए हो जैसे भूत देख लिया हो। इससे पहले कि दोनों कुछ कह पाते, वंदना जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, सरला, अरे सरला, कहाँ है तू? आज तेरी बड़ी बहन तुझसे मिलने आई है। सौरभ घबरा कर बोला, अरे मासी रुकिए, माँ घर पर नहीं है। वंदना जी तुरंत बोली, क्या? माँ घर पर क्यों नहीं है? कहाँ गई है तेरी माँ? कहीं फिर से मंदिर तो नहीं चली गई? नीतू बोली, नहीं मासी जी, माँ जी कहीं बाहर गई हैं, कहाँ गई हैं पता नहीं, इस समय घर में हम दोनों ही हैं। वंदना जी बोली, तो सरला है कहाँ? अभी के अभी बात करवा उससे। सौरभ जल्दी से बोला, मासी, माँ 2 दिन से अपनी बहनों के साथ तीर्थ यात्रा पर गई है। वंदना जी का चेहरा अचानक बदल गया। चिंतित होकर धीरे से बोली, अरे, अचानक तीर्थ यात्रा पर चली गई और मुझे बताया भी नहीं? खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं तो रुक जाऊंगी। सौरभ के हाथ से अचानक गिलास गिर गया। गिलास की आवाज से सब चौंक गए। वंदना जी बोली, क्या रे सौरभ, तेरा चेहरा क्यों उड़ गया है? मैं तुम दोनों के साथ चाय पी लूंगी, चल जल्दी जा और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना ला। नीतू ने जबरदस्ती मुस्कान लाकर कहा, हाँ मासी जी, अभी लाती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में चली गई। रसोई में जाते ही नीतू ने गुस्से में तवा पटकते हुए कहा, पता नहीं ये क्यों आ गई, अब ये कब जाएंगी घर से?
इतनी मुश्किल से तो माजी से छुटकारा मिला था और अब उनकी बहन आकर सिर पर बैठ गई। सौरभ भी पीछे पीछे रसोई में आया और धीरे से बोला, अभी ज्यादा मत बोल, कुछ भी गलत कहा तो इन्हें माँ पर शक हो जाएगा। दोनों धीरे धीरे बात कर ही रहे थे कि अंदर से वंदना जी की आवाज आई, अरे बहू, अभी तक चाय नहीं लाई, कितनी देर लगाएगी? वंदना जी की आवाज सुनकर दोनों वहीं रुक गए। जल्दी जल्दी चाय बनाकर हॉल में ले आए। सौरभ ने इधर उधर फैला सामान जल्दी से समेट दिया। वंदना जी ने चाय का एक घूंट लिया और बोली, सौरभ, जरा टीवी चालू कर। सौरभ ने धीमे से कहा, मासी जी, क्या देखना है बताइए, मैं लगा देता हूँ। वंदना जी ने झट से उसके हाथ से रिमोट छीन लिया और सीधे यूट्यूब पर एक न्यूज़ चैनल खोल दिया। नीतू घबराकर बोली, अरे मासी जी, आप कब से समाचार देखने लगी? वंदना जी हल्के से मुस्कुराई, अरे बहू, मैं तो हमेशा से खबरें देखते हूँ, तू भी देख, ये चैनल बहुत अच्छी खबरें दिखाता है। सौरभ और नीतू ने एक दूसरे की तरफ देखा, मानो आंखों से बात कर रहे हों। तभी वंदना जी ने टीवी की आवाज़ अचानक तेज कर दी। अब नीतू और सौरभ का ध्यान भी सीधे टीवी पर चला गया। घड़ी में ठीक 5:50 हो रहे थे। टीवी पर खबर आई, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रूबी है और आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ चैनल। आज हम आपको एक ऐसा मामला दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसे उसके अपने बेटे ने बेच दिया। आपने सही सुना, एक बेटे ने अपनी ही माँ को किसी और के घर नौकरानी बनाकर बेच दिया। सोचिए, क्या इंसानियत पूरी तरह मस चुकी है? ये सुनते ही सौरभ और नीतू सन्न रह गए। दोनों के चेहरे पर पसीना आ गया। वंदना जी बोली, हे भगवान, आजकल के लड़के कैसे हो गए हैं, किसी पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। बताओ, कोई अपनी ही माँ को कुछ पैसों के लिए कैसे बेच सकता है? नीतू कांपती आवाज में बोली, अरे मासी जी, रहने दीजिए, आप क्या देख रही हैं? ऐसी खबरें तो रोज आती रहती हैं। वंदना जी हंसकर बोली, नहीं बहू, ये मामला कुछ अलग है, जरा रुको, पूरा देखने दो। नीतू और सौरभ धीरे धीरे सोफे से उठने लगे। तभी वंदना जी जोर से बोली, अरे अरे, रुको, आगे देखो, अब ये लोग उस बेटे बहू से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी माँ को बेचा है। दोनों के पैर वहीं जम गए। अब उनकी नजरें टीवी से हट नहीं रही थीं। टीवी पर रूबी की आवाज गूंजी, दर्शकों, मैं रूबी अपने कैमरामैन अंकित के साथ उस जगह जा रही हूँ जहाँ वो बेटा बहू रहते हैं जिन्होंने अपनी ही माँ का सौदा कर दिया। देखिए दर्शकों, ये है उदयपुर का वही मोहल्ला जहाँ वो बेटा बहू अपनी माँ को बेचने के बाद मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे हैं। ये सुनते ही वंदना जी की आंखें टीवी पर टिक गईं। वो चौंक कर बोली, अरे सौरभ, ये तो अपना ही मोहल्ला लग रहा है। क्या ये लोग हमारे घर के बाहर खड़े हैं? आखिर ये किसके घर आए हैं? सौरभ और नीतू की सांसें थम गईं। AC चालू था, लेकिन उनके चेहरे पसीने से भीग रहे थे। उधर टीवी पर एंकर रूबी एक घर के बाहर पहुंची और दरवाजा खटखटाने लगी। उसी पल सौरभ और नीतू के घर का दरवाजा भी जोर से खटखटाया गया। दोनों कांप उठे। वंदना जी बोली, अरे वाह, कैसा अजीब संयोग है, दोनों दरवाजे एक साथ बज गए। जा सौरभ, देख तो कौन है। तभी वंदना जी ने नीतू से सख्त आवाज में कहा, बहू, ऐसे क्यों बैठी है, जा देख कौन आया है। नीतू डर के मारे उछलकर खड़ी हुई और दौड़कर सौरभ के पास पहुंची। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कांपते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही तेज लाइट उनके चेहरे पर पड़ी, इतनी तेज कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। 5 सेकंड बाद जब नजर साफ हुई तो सामने का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। पूरा मोहल्ला बाहर इकट्ठा था और ठीक सामने खड़ी थी ABC न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर रूबी अपने कैमरामैन के साथ। रूबी ने माइक उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तो आप ही हैं वो बेटा बहू जिन्होंने अपनी ही माँ का सौदा कर दिया। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? नीतू घबराकर चिल्लाई, आप क्या कह रही हैं? आपको गलतफहमी हुई है, यहाँ से निकल जाइए। आप हमारे मोहल्ले में हमारी बदनामी करने आए हैं, मैं पुलिस बुलाऊंगी, झूठी खबरें मत फैलाइए। सौरभ भी डर की कांपती आवाज में बोला, चुपचाप यहाँ से चले जाइए। तभी पीछे से वंदना जी बाहर आईं और आते ही उन्होंने जोरदार थप्पड़ सौरभ के मुंह पर जड़ दिया। नीतू सन्न रह गई। वो चीख पड़ी, मासी, ये आप क्या कर रही हैं? वंदना जी ने गुस्से से उसकी ओर देखा और एक थप्पड़ नीतू के गाल पर भी मार दिया। फिर गरजते हुए बोली, एकदम चुप, अगर एक शब्द और मुंह से निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और फिर भी तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। ये सब ABC न्यूज़ चैनल पर लाइव प्रसारित हो रहा था। पूरा मोहल्ला घर के बाहर खड़ा था। भीड़ का शोर गूंज रहा था। रिपोर्टर रूबी लगातार सवाल कर रही थी, क्या ये सच नहीं है कि आपने अपनी माँ को बेच दिया? सौरभ और नीतू पसीने से भीगे हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे थे। तभी भीड़ से एक हाथ आगे बढ़ा और उसने जोर से दरवाजा पकड़ लिया।
पूरी ताकत से दरवाजा अपनी ओर खींचा गया। सौरभ के तमाम प्रयासों के बावजूद दरवाजा धीरे धीरे खुलता चला गया और दरवाजे के साथ सौरभ भी घिसटता हुआ बाहर आ गया, क्योंकि वो हाथ किसी और का नहीं, उसकी माँ सरला जी का था। हाँ, वही सरला जी, वो माँ जिसे उसके अपने बेटे ने कुछ पैसों के लिए नौकरानी बनाकर बेच दिया था। वो माँ जो रोज अपने बेटे की एक झलक के लिए तड़पती थी। वो माँ जो सोचती थी कि शायद बेटा उसे गले लगाएगा, लेकिन हकीकत ये थी कि उसी बेटे ने उसे बेच दिया था। चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया था। कैमरामैन ने तुरंत कैमरा घुमाकर सौरभ और सरला जी की ओर कर दिया। तभी सरला जी का हाथ उठा और अगले पल एक जोरदार थप्पड़ सौरभ के गाल पर पड़ा। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि भीड़ में खड़े सभी लोग एकदम चुप हो गए। सौरभ का गाल लाल हो चुका था, जिस पर साफ साफ सरला जी के हाथ के निशान दिख रहे थे। ये वही हाथ था जो कभी अपने बेटे को प्यार करता था। ये वही हथेलियां थीं जो बचपन में उसकी भूख मिटाने के लिए रोटियां बनाती थीं। ये वही उंगलियां थीं जो उसकी गिरने पर उसे थाम लेती थीं। लेकिन आज वही हाथ, वही उंगलियां अपने ही बेटे के चेहरे पर पड़ रही थीं, क्योंकि अब एक माँ का दिल पत्थर बन चुका था। उसके आंसुओं का समंदर अब गुस्से की आग में बदल चुका था। ये सब टीवी पर लाइव चल रहा था और पूरी दुनिया ये दृश्य देख रही थी। जैसे ही नीतू ने सरला जी को देखा, उसके पैर अपने आप पीछे हटने लगे, लेकिन पीछे से वंदना जी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। जा, आज अपनी करतूत का नतीजा भुगत। नीतू लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी और सौरभ के पास जाकर खड़ी हो गई। दोनों के सिर शर्म से झुके हुए थे, आंखें जमीन पर गड़ी थीं। सौरभ हकलाते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, ये सब नीतू के कहने पर। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, सरला जी गुस्से में गरज उठी, खबरदार, मुझे माँ कहकर बुलाया। मुझे शर्म आती है तुझ जैसे बेटे पर कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया। सरला जी का हर शब्द जैसे पूरे मोहल्ले को झकझोर रहा था। सौरभ और नीतू दोनों हाथ जोड़कर रोते गिड़गिड़ाते माफी मांगने लगे, लेकिन उनके आंसू उनके अपराध नहीं धो सकते थे। तभी पुलिस की जीप आकर रुकी। सायरन की आवाज ने माहौल को और गंभीर बना दिया। पुलिस अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, सौरभ और नीतू, आप दोनों को मानव तस्करी के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनते ही नीतू चीख पड़ी, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। वो भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन रिपोर्टर रूबी ने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया। सब कुछ कैमरे पर लाइव था। अब पूरा देश ये नज़ारा देख रहा था। जैसे ही पुलिस ने सौरभ का कॉलर पकड़ा, उसने एक बार अपनी माँ की ओर देखा, लेकिन सरला जी ने मुंह फेर लिया। ये देखकर सौरभ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिना विरोध किए चुपचाप पुलिस के साथ चला गया, लेकिन नीतू लगातार चीखती रही, छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। भीड़ का गुस्सा अब चरम पर था। लोग चिल्ला रहे थे, ले जाओ, इन्हें जेल में डालो। कुछ लोग तो पत्थर उठाने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। दोनों अपराधियों को सुरक्षित जीप में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। घर के बाहर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगा। सरला जी ने हाथ जोड़कर रिपोर्टर रूबी से कहा, बेटी, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए, मुझे अब और तमाशा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ शांति चाहती हूँ। रूबी ने उनकी भावनाओं को समझते हुए कैमरे की ओर देखा और शांत आवाज में बोली, दोस्तों, आज की ये लाइव रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। याद रखिए, माँ के आंसुओं का सौदा करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। और कैमरा बंद हो गया। कुछ ही देर में भीड़ भी छट गई। अब घर में सिर्फ वंदना जी और सरला जी थीं। दोनों चुपचाप सोफे पर बैठकर बातें कर रही थीं। दोस्तों, असल में ये पूरा प्लान वंदना जी का ही था। जब सरला जी राजेश का घर छोड़कर निकली थीं, तो वे सीधे अपनी बहन वंदना के घर पहुंची थीं। वहीं दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई और तय किया कि सौरभ जैसे अपराधियों को दुनिया के सामने लाना जरूरी है। उसी समय वंदना जी ने ABC न्यूज़ की रिपोर्टर रूबी से संपर्क किया और उसे पूरी सच्चाई बता दी कि कैसे एक बेटे ने अपनी ही माँ का सौदा कर दिया। वंदना जी ने सरला जी का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन सरला, अभी भी तेरी आंखों में ममता दिख रही है, तुझे दुख हो रहा है ना? सरला जी की आंखों से आंसू टपक पड़े। टूटे हुए स्वर में बोली, हाँ दीदी, बेटा चाहे कितना भी अपराधी क्यों ना हो, माँ का दिल उसे दर्द में नहीं देख सकता। मेरा मन रो रहा है, लेकिन सच ये भी है कि ऐसे बेटे के लिए आंसू बहाना बेकार है। इतना कहकर सरला जी थककर वहीं सोफे पर लेट गईं। उनकी पलकें धीरे धीरे बंद हो गईं और वे सो गईं। दूसरी ओर राजेश और शालू घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद था। राजेश ने हैरानी से कहा, दरवाज़ा बंद है, कहीं माँ जी भाग तो नहीं गईं? शालू ने चिंता से कहा, भागकर जाएंगी तो कहाँ, शायद फिर से सौरभ के पास चली गई होंगी। राजेश ने होंठ भींचते हुए कहा, हाँ, और अगर नहीं गई होंगी तो सौरभ ले आएगा।
दोनों ने खिड़की में रखी चाबी से दरवाज़ा खोला और घर के अंदर कदम रखा, लेकिन अंदर गहरी शांति थी। शालू थककर सीधे सोफे पर बैठ गई और राजेश रोज की तरह घर के छोटे मोटे काम करने लगा। तभी शालू की नज़र टेबल पर रखी एक चिट्ठी पर पड़ी। उसने जोर से कहा, राजेश, जरा देखो ये क्या है। राजेश दौड़कर आया, चिट्ठी उठाई और जोर से पढ़ने लगा। राजेश और शालू, मैं इस घर से जा रही हूँ। मुझे सब कुछ पता चल गया है कि सौरभ ने मुझे यहाँ क्यों भेजा। उसकी करतूत का सबक मैं उसे ज़रूर सिखाऊंगी। अब मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। राजेश, तुम जानते हो कि इंसान का सौदा करना एक कानूनी अपराध है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं करूंगी। मुझे पता है कि इस समय शालू को तुम्हारी ज़रूरत है। अपने परिवार का ध्यान रखना। आखिर में बस इतना ही कहूंगी, सावधान रहना। एक बेटे ने अपनी माँ का सौदा कर दिया, कौन जाने कल तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ ऐसा करे। जो संस्कार तुम्हें अपने माता पिता से नहीं मिले वो अपने बच्चे को ज़रूर देना, उसे अच्छा इंसान बनाना। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, अपना ध्यान रखना। चिट्ठी पढ़ते ही घर में गहरी खामोशी छा गई। राजेश और शालू के दिल पर जैसे किसी ने जोरदार तमाचा मारा हो। राजेश धीरे से शालू के पास बैठा और टूटे स्वर में बोला, शालू, हमने बहुत बड़ा गलत काम किया है, लेकिन आज मैं कसम खाता हूँ जो गलती मैंने की वो मेरे बच्चे कभी नहीं करेंगे। मैं उन्हें अच्छे संस्कार दूंगा और सबसे पहले उन्हें अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना सिखाऊंगा। शालू की आंखों में आंसू थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ राजेश का हाथ पकड़ा और बोली, हाँ, हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। एक माँ की लिखी छोटी सी चिट्ठी ने राजेश और शालू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस चिट्ठी ने उन्हें वो सबक सिखाया जो शायद जिंदगी भर कोई और नहीं सिखा पाता। आज यही है माँ की ममता, जो रोकर भी हमें हंसना सिखाती है, टूटकर भी हमें जीना सिखाती है। दोस्तों, कभी भी अपने माता पिता की अनदेखी मत करना। उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा खजाना है। जो संतान अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करती वो दुनिया में कहीं भी शांति से नहीं रह सकती। दुनिया की सारी दौलत, सारी ऐशो आराम माँ की दुआओं के सामने कुछ भी नहीं है। जो संतान अपने माँ बाप का साथ छोड़ देती है वो चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, अंदर से हमेशा खाली ही रहती है। इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि उनका मुस्कुराता चेहरा ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपको क्या लगता है, सरला जी ने अपनी बहन के साथ मिलकर जो किया, क्या वो सही था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही भावनात्मक कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।